हेलो दोस्तों। आज हमारा तीसरा दिन है हार्ड चैलेंज का और हम सीडीएस के पीवाईक्यू कर रहे हैं। और हमने पहले 2 दिन हमने सीडीएस के पीवाईक्यू कर लिए हैं और आप उनको प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हो। और हम पहले हमारा करने का तरीका क्या है। हमारा करने का तरीका कुछ इस प्रकार है कि पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। फिर हम उससे रिलेटेड वो सारी बातें या आप कह सकते हो हम वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो हम अब बिना टाइम वेस्ट करें हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आप पहले क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन क्या है। कि आपके सामने ये 96 नंबर का जो प्रश्न है और ये 97 नंबर का प्रश्न और इसी प्रकार ये 98 नंबर का प्रश्न जो है हमें इनको हल करना है। आप देख सकते हैं ये एक ही प्रश्न से संबंधित 3 प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको आगे आने वाले 3 प्रश्न का आंसर देना है। तो पहले हम प्रतिदिन की तरह कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि रेक्टेंगल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल क्या होता है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रेक्टेंगल क्या होता है। देखिए हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी से कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम बोलते हैं आयत। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें 4 क्या होती हैं, साइड्स होती हैं जो 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी होती हैं। तो ये बात हम समझ चुके हैं कि ये वाली साइड इसके बराबर होती है और ये वाली जो साइड है इस वाली साइड के बराबर होती है और ये सभी जो है 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी होती हैं। ये बात हम रेक्टेंगल में पढ़ चुके हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सब चीज़ें देखी थी। तो अभी मैं अगर आपसे पूछने लगूं कि अगर आप किसी रेक्टेंगल के भीतर सर्कल बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार बनाएंगे, तो आप बोलोगे कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी चारों भुजा बराबर नहीं होती। तो अगर हम इसके भीतर सर्कल बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा, है कि नहीं। इसी प्रकार बना सकते हैं। और ये जो लेंथ होती है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सर्कल का क्या हो जाएगा, ये डायामीटर हो जाएगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब इस प्रकार अगर कोई बोले कि सर्कल मैं इस प्रकार बनाना चाहता हूं कि यहाँ से टच करा और यहाँ भी टच हो जाए, यहाँ भी टच हो जाए, यहाँ भी टच हो जाए और यहाँ भी टच हो जाए, तो ये जो सर्कल होगा ये टेढ़ा मेढ़ा सर्कल बना है कि नहीं। पेन पेन से लिखना काफ़ी टफ है। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा सर्कल बना है तो ये इस प्रकार का सर्कल बन तो सकता है लेकिन रेक्टेंगल में नहीं बनेगा, ये बनेगा स्क्वायर में। तो आप बोलोगे कैसे। तो आप एक बात समझिए कि जो हमारा सर्कल होता है वो क्या होता है, सर्कल क्या होता है इन रियलिटी में, सर्कल होता क्या है। तो सर्कल ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है। और इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे कि ऐसे पॉइंट्स का लोकस है। लोकस का मतलब होता है लोकस। तो जो लोकस होता है उसको हम बोलते हैं हिंदी में बिंदु पथ, बिंदुओं का पथ, बिंदु पथ, है कि नहीं। बिंदुओं का पथ, बिंदु पथ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, ये सभी छोटे छोटे पॉइंट हैं, अनंत इनफाइनाइट पॉइंट है। इन सभी पॉइंटों को अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो ये आपके सामने कुछ सर्कल जैसी स्ट्रक्चर आ जाएगी। और इन सभी पॉइंटों की जो डिस्टेंस होती है वो एक कांस्टेंट पॉइंट से क्या होती है, बराबर होती है। जितनी दूरी इस सेंटर की इस पॉइंट से है उतनी ही दूरी इस सेंटर की इस पॉइंट से है। ये बात हम अच्छे से पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और इसी प्रकार हम धीरे धीरे सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। हमारी जो क्लासेस होगी ये प्रतिदिन या 1-2 दिन के डिफरेंस पर, आपको इसमें यही समझना है कि ये जो क्लासेस होंगी इसमें आपको हर टाइप का जो कॉन्सेप्ट होगा वो ब्रेक डाउन किया जाएगा। अब हम आगे की तरफ समझते हैं। हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, ट्रिपेजियम। तो ट्रिपेजियम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात और करना चाहते हैं कि ट्रिपेजियम होता क्या है। ट्रिपेजियम जो होता है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो अलग होती हैं। तो हम उन प्रॉपर्टी को समझना चाहते हैं कि ट्रिपेजियम होता क्या है। ट्रिपेजियम, तो ट्रिपेजियम को हिंदी में हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो अब आपको फोकस करना है, ये आपको अब यहाँ पर नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल में एक विशेष बात होती है, वो बात हमें समझनी है कि ट्रेपेजियम भी क्या होता है, एक
क्वाड्रिलेटरल। तो ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आमने सामने की भुजा समानांतर होती हैं। आपको फोकस करना है कि ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो ये बात आपको समझनी है, पैरेलल होती है क्या नहीं। वन पेयर ऑफ साइड्स कैसा होता है वो, पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब समानांतर। तो आप कहते हो आप बनाकर और दिखा दो। तो ये देखिए, ये आपके सामने मैं एक ट्रेपेजियम बना रहा हूं। तो ये एक आपके सामने क्या है, ट्रेपेजियम। जैसे आप बोलेंगे ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ये ट्रेपेजियम कब है, जब सी डी और ए बी एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसमें चार भुजा हों, है ना। ये बात आपको समझना है, जिसमें कितनी भुजा हों, चार भुजा हों। तो क्वाड्रिलेटरल में चार भुजा होती हैं, है कि नहीं। कितनी साइड्स होती हैं, चार साइड्स होती हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल इसमें चार साइड्स होती हैं। अब ये आप देखोगे तो इसमें भी चार साइड्स हैं, ए बी बी सी डी और डी ए। यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल में चार साइड हैं, परंतु इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आप देखोगे गौर से तो इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी और सी डी तो आपस में पैरेलल हैं, परंतु ए डी और बी सी जो हैं ये आपस में पैरेलल नहीं हैं। और अगर ये आपस में पैरेलल नहीं हैं तो फिर ये ना तो वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, और ये ना ही रेक्टेंगल होगा, ना ही रोम्बस होगा, ना ही पैरेललोग्राम होगा। क्योंकि जो स्क्वायर होता है ना दोस्तों, उसमें आमने सामने की भुजा पैरेलल भी होती है और चारों भुजा बराबर भी होती है। मैं इनके बारे में स्पीड में सबके बारे में इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। और अगर आपके मन में ये जिज्ञासा है कि ऐसा ही क्यों होता है, तो इसके लिए हम बेसिक से क्वाड्रिलेटरल की क्लास लेंगे और वो हमारी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही होगी, है क्या नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको इस प्रकार की क्लास चाहिए क्या, कि उसमें हम बताएंगे कि जो स्क्वायर होता है उसमें चारों भुजा बराबर ही क्यों होती हैं, रेक्टेंगल में आमने सामने की ही भुजा बराबर क्यों होती है। इस प्रकार के भी कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, इतनी डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम समझते हैं कि स्क्वायर के बारे में। अब मैं आपको जनरल नॉलेज दे रहा हूँ कि स्क्वायर में क्या क्या होता है। तो अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर कुछ इस प्रकार का होता है। तो कुछ इस प्रकार का स्क्वायर होता है जिसमें आमने सामने की भुजा क्या हो, पैरेलल हो, और किन्हीं दो भुजाओं के बीच का एंगल कितना हो, 90 हो, और चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, है कि नहीं। चारों भुजा आपस में बराबर हो तो हम उसको स्क्वायर बोलते हैं, है कि नहीं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि स्क्वायर क्या होता है। तो ये मैंने आपके सामने स्क्वायर बनाने का प्रयास किया है कि ये अगर मैं बोलूँ पी क्यू आर एस, अगर ये स्क्वायर है तो आप बोलोगे पी क्यू आर एस आर और आप बोलोगे पी एस। ये चारों भुजा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगी। और इसके जो डायगोनल होंगे पी आर और एस क्यू, अगर आप बोलोगे डायगोनल पी आर और एस क्यू, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पी आर और एस क्यू ये भी क्या होते हैं, इक्वल। ये डायगोनल है ना। डायगोनल का मतलब आप समझते होगे। डायगोनल का मतलब होता है कि आप जो है अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हो, है कि नहीं। अगर आप अपोजिट विपरीत वर्टेक्स को मिलाते हो तो उसको आप डायगोनल बोलते हो। तो आपने बोला बिल्कुल, ये बात हमको समझ में आ गई है। अब इससे संबंधित हम अगला पढ़ते हैं रेक्टेंगल। तो अगर हम बात करें रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। अगर आप देखोगे रेक्टेंगल तो इसमें आमने सामने की जो भुजा होती है ना ये बराबर होती है। तो आप बोलोगे बिल्कुल, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया एल एम एन ओ, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। इसमें क्या है कि एल एम और ओ एन आपस में बराबर है और ओ एल और एन एम आपस में बराबर है। ये बात आपको समझनी है। और इनमें किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो ये आपका रेक्टेंगल होता है कि नहीं। तो आपने बोला बिल्कुल, इस चीज़ को हम पहचान लेंगे। अब इससे आगे की तरफ चलते हैं तो हम पढ़ सकते हैं पैरेललोग्राम के बारे में कि पैरेललोग्राम क्या होता है। समांतर चतुर्भुज,
पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। तो अगर आप समांतर चतुर्भुज के बारे में समझेंगे तो इसमें जो होता है ना, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में एक डिफरेंस है कि रेक्टेंगल में किन्हीं भी दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है और पैरेललोग्राम में जो है किन्हीं भी दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है कि नहीं? ये डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है। और सब चीज़ सेम सी है लगभग, ए बी सी डी। अगर ये आपका पैरेललोग्राम है तो इसमें ए बी जो है वो पैरेलल होगी किसके? डी सी के, और जो ए डी है वो पैरेलल होगी बी सी के। तो आपने बोला बिल्कुल। तो ये होता है समांतर चतुर्भुज, और ए बी जो होगा वो बराबर होगा डी सी के, एंड जो ए डी होगा वो बराबर होगा बी सी के। तो ये कुछ पैरेललोग्राम की कहानी है। अब आगे की तरफ हम रोम्बस के बारे में समझ सकते हैं कि रोम्बस क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज, रोम्बस। रोम्बस को हम हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। तो रोम्बस क्या होता है? अगर आप रोम्बस के बारे में समझोगे तो ये भी एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है कि नहीं? पैरेललोग्राम ही है, बट इसमें चारों भुजा बराबर होती हैं, है कि नहीं? पैरेललोग्राम में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें क्या होता है? चारों भुजा बराबर है। जैसे आपके सामने पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल में जो पी क्यू है वो बराबर है एस आर के, और एस आर जो है बराबर है आर क्यू के, और आर क्यू है बराबर पी एस के। तो अगर आप देखोगे पी क्यू, क्यू आर, एस आर और पी एस, ये चारों ही भुजा आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो इसको हम बोलते हैं रोम्बस। तो रोम्बस में चारों भुजा बराबर होती हैं और ये पैरेलल होती हैं। अब अगर आप पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें क्या था कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और आमने सामने की भुजा समांतर हो। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब आप एक बात देखिए कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है या नहीं है? तो आप बोलोगे बिल्कुल। देखिए पी क्यू बराबर है एस आर के, और पी क्यू एस आर के समानांतर भी है। इसी प्रकार पी एस जो है ये आर क्यू के बराबर है, और पी एस जो है आर क्यू के समांतर भी है। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि पैरेललोग्राम में चारों जो साइड्स होती हैं वो बराबर नहीं होती, और जो रोम्बस होता है इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो हम बोल सकते हैं जो रोम्बस है ये भी क्या है? एक टाइप का क्या है? पैरेललोग्राम ही है। तो ये आपको समझना होगा, पैरेललोग्राम ही है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझ रहे थे ट्रेपेजियम के बारे में। तो ट्रेपेजियम की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको ऊपर दे दी, और अगर हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा ट्रेपेजियम के ऊपर बेस्ड है तो हमें ट्रेपेजियम की थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम उस पर थोड़ा सा क्या करते हैं? विचार करते हैं कि ट्रेपेजियम में और क्या क्या हो सकता है। देखिए जो आपका ट्रेपेजियम है समलंब चतुर्भुज, तो इसमें मैंने आपको एक बात तो बता दी कि इसमें आमने सामने की जो भुजा है ना वो समांतर होती हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो जैसे आपके सामने ए बी सी डी एक क्या है? ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। तो इसमें ए बी और डी सी क्या है? समानांतर है। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली क्लास में इसका एरिया निकालना सिखाया था, आपने बोला बिल्कुल। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो एरिया होता है ना वो क्या होता है? 1/2 समानांतर भुजाओं का क्या होता है? समजोड़। तो आप बोलोगे ए बी प्लस सी डी, और आप बोलोगे कि इनके बीच की हाइट, अगर आप बोलोगे दो समांतर भुजाओं के बीच की जो हाइट होती है ना वो कभी भी चेंज नहीं होती। आप बोलोगे कैसे? अभी हम इसके ऊपर डिटेल में समझते हैं कि किस प्रकार से चेंज नहीं होती है। जो हमारी समांतर भुजा होती है ना, जैसे ये एच हाइट है आपकी, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा एच। तो ये एरिया होता है। एरिया क्या होता है? 1/2 समानांतर भुजाओं का सम मल्टीप्लाई बाय एच। अब आप बोलोगे कि दो समांतर भुजाओं के बीच की हाइट चेंज क्यों नहीं होती? तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि अगर आपने ये समांतर भुजा खींची, यहाँ पर आपने दो समांतर भुजा खींची, अगर ये दोनों भुजा क्या है? पैरेलल है, तो इस पॉइंट के जस्ट नीचे जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के नीचे जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, या आप बोलोगे इस पॉइंट से जो आप इस पर क्या डालोगे? परपेंडिकुलर डालोगे,
अब ये आपकी हाइट हो जाएगी, दोनों भुजाओं के बीच की क्या हो जाएगी, हाइट, दोनों साइड्स के बीच की हो जाएगी हाइट। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर खींचते हो तो ये हाइट हो जाएगी, और आप इन दोनों को नापोगे तो ये बराबर ही आएंगी, क्योंकि अगर ये छोटी बड़ी आई तो इसका मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल ही नहीं है, समांतर ही नहीं है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर मैं इस लाइन को आगे तक बढ़ाऊं और इस लाइन को आगे तक बढ़ाऊं तो ये लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो इसका मतलब ये पैरेलल है, और अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनके बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी। इसी प्रकार सी डी और ए बी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इनके बीच की जो हाइट होगी या आप बोल सकते हो डिस्टेंस होगी, वही आपका क्या होगा, ट्रेपेजियम की हाइट। तो दो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है, और दूरी से मतलब है मेरा लंबवत दूरी, तो ये कैसी डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस तो है, परंतु कैसी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर वाली, एल्टीट्यूड है ये, एल्टीट्यूड, तो ये परपेंडिकुलर है। तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये बात आपको समझनी है। अब दूसरी बात आपको ट्रेपेजियम में क्या समझनी है कि देखिए आपने एक ट्रेपेजियम बनाया कुछ इस प्रकार से, देखिए ए बी सी डी, आपने कुछ ट्रेपेजियम बनाया इस प्रकार से कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तो आप बोलोगे बिल्कुल ये हमने एक ट्रेपेजियम बना लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो मैं आपको दो समांतर भुजाओं से संबंधित कोणों के बारे में बताता हूं कि अगर आपको दो समांतर भुजा दी हुई हैं तो वहां पर कोणों का रिलेशन किस प्रकार से होता है। और ये चीज मैंने एक मैराथन में करा रखी है, वो 3 घंटे की मैराथन प्ले लिस्ट में है, तो आप उससे काफी सारी बेसिक बातें सीख सकते हैं अगर आप उस मैराथन को कर लेते हैं। तो मैं आपके सामने दो पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, एक लाइन ये और एक लाइन ये, दो मैंने आपके सामने ये पैरेलल लाइन खींच ली है, और एक मैं एक ऐसी रेखा खींच रहा हूँ जो इन दोनों लाइंस को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो आपने बोला बिल्कुल। अब मैंने यहाँ से एक लाइन ली और मैंने सीधी इस प्रकार खींच दी कि ये रेखा क्या है, इन दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये मैंने आपके सामने क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी जो दोनों रेखाओं को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर आप देखोगे ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इस वाली लाइन को कट कर रही है इस वाले पॉइंट पर, और इस वाली लाइन को कट कर रही है इस वाले पॉइंट पर। अगर आप देखोगे अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। आप बोलोगे कैसे, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको समझना होगा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये मैंने आपको मैराथन में काफ़ी अच्छे से समझा रखे हैं कि संगत कोण क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब आपको समझना होगा वर्टिकल एंगल क्या होते हैं। तो देखिए अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। आमने सामने के अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने के एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात आपने पढ़ी होगी बिल्कुल, है कि नहीं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष अभिमुख कोण हिंदी में बोलते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा मैराथन की तरफ ध्यान देना है। अब एक बात बताइए, एक सीधी लाइन पर बने एंगल, एक सीधी लाइन पर जो बना एंगल होता है 180 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा एंगल, तो आप बोलोगे 180 माइनस थीटा। और यहाँ से यहाँ तक एंगल 180 है तो ये कितना होगा, आप बोलोगे 180 माइनस थीटा। और यहाँ से ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो आपको ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, तो आप बोलोगे थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी प्रकार अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये वाला कितना होगा, तो आप बोलोगे 180 माइनस थीटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो हम इसको साफ तरीके से समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार होते हैं। हम नया पेज ले लेते हैं। देखिए आपके सामने दो पैरेलल लाइन है, आपके सामने एक रेखा ये है और इसी प्रकार आपके सामने ये दूसरी रेखा है, और आपने जो है
एक रेखा को और खींचा है जो इन दोनों लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपने बोला बिल्कुल। अगर आप बोलोगे ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 और मैं इस एंगल को नाम दे देता हूँ 2, इस एंगल को बोल देता हूँ 3 और इस एंगल को बोल देता हूँ मैं 4, इसी प्रकार इस एंगल को मैं बोल देता हूँ 5, इस एंगल का नाम 6, इस एंगल का नाम 7 और इस एंगल का नाम 8। तो मैंने भी आपको पीछे समझाया कि एंगल 1 और एंगल 5 बराबर हैं क्योंकि ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। आपने बोला बिल्कुल। इसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 6 बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। एंगल 3 और एंगल 7 बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 और एंगल 8 बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम इनको एक एक करके लिख लेते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से बराबर है। तो ये आपको समझ में तो आ गया होगा। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। देखिए एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है, एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है। इसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 6 बराबर है। इसी प्रकार एंगल 4 और एंगल 8 बराबर है। और लास्ट में हो जाएगा एंगल 3 और एंगल 7 बराबर है। तो ये है कोरस्पॉन्डिंग। और आपको मैं बता दूं कि इस थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं है, ये केवल ऑब्जर्वेशन से ही आती है। अगर आप ऑब्जर्व भी करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो पोजीशन इस एंगल 1 की है, देखिए ये वाली लाइन है आपके सामने और ये आपके सामने है त्रियक रेखा जो इस रेखा को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये वाला जो एंगल है त्रियक रेखा और इस वाली रेखा के बीच में बना हुआ है। इसी प्रकार एक और लाइन है। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो दोनों सेम रेखा है ना, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के समानांतर हैं। समानांतर का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी रेखा। और यही वाली रेखा आकर के इस वाली रेखा को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला एंगल जो 5 है और जो एंगल 1 है, ये बिल्कुल एक ही संगति के हैं, एक ही जैसे हैं। तो इसीलिए एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है और ये दोनों एक ही संगति में हैं। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं संगत कोण। तो इनका हिंदी में नाम काफ़ी इजी है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल का ही हिंदी में नाम होता है संगत कोण। मैं आपको हिंदी बोलता चल रहा हूँ। अब हम समझते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं एंगल को जो है नीचे लिख देता हूँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आपको ये समझना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं। देखिए आपके सामने क्या है, एक इस प्रकार कोई लाइन है और दूसरी एक और सीधी लाइन है। बिल्कुल सीधी का मतलब होता है कि सरल रेखा, बीच में कोई कर्व ना होना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना है, तो आप बोलोगे ये जो एंगल है, इस एंगल का कुछ ना कुछ मान है। जैसे आप बोल सकते हो थीटा, अल्फा। हमें कुछ इसके बारे में जानकारी तो दी नहीं है, तो मैंने बोला सपोज ये एंगल थीटा है, तो आपने बोला बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप इसके बारे में बता सकते हो। आप बोलोगे कैसे, कि पूरा है 180 और ये थीटा है और मैं 180 में से अगर थीटा घटा दूं तो आप बोलोगे 180 माइनस थीटा। इसी प्रकार मैं इस वाले एंगल को पूछूं तो आप बोलोगे पूरा है 180 और मैं इसे घटा दूं तो ये बचेगा थीटा। और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा कितना है 180 और मैं इस वाले को घटा दूं तो बचेगा 180 माइनस थीटा। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब दो सीधी रेखा अगर एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तो वे दोनों एंगल जो होते हैं आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। जैसे थीटा थीटा के बराबर है, 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा के बराबर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि इस डायग्राम में वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आमने सामने के कोण एंगल 1 और एंगल 3, जैसे यहाँ पर थीटा और थीटा, तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपने बोला बिल्कुल। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि वर्टिकली अपोजिट से रिलेटेड है। यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट से रिलेटेड एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है। इसी प्रकार एंगल 2 और एंगल 4, आप बोलोगे कैसे, देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है। अब इसी प्रकार से नीचे वाली लाइन पर देखते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसी प्रकार से तो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप बोल सकते हो प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो एंगल 5 और एंगल 7 क्या है, बराबर है। एंगल 5 और एंगल 7। और लास्ट में एंगल 8 और एंगल 6, एंगल 8
और एंगल 6। तो ये चारों जो हैं ये हैं आपके शीर्ष अभिमुख, या आप बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। अब हम इन दोनों ही कॉन्सेप्ट से एक नया कॉन्सेप्ट बनाएंगे। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल को, अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है। आप डायग्राम देखिए, एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है। आप बोलोगे बिल्कुल। अब हम नीचे देखते हैं वर्टिकली अपोजिट में, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है। आप बोलोगे बिल्कुल। देखिए एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है। अब एंगल 1 5 के भी बराबर है और एंगल 1 3 के भी बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एंगल 3 और 5 भी बराबर होंगे। तो आप बोलो कैसे? आप बोलिए थीटा है, तो आप बोलोगे एंगल 5 भी थीटा है, और एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हैं। आप देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? थीटा थीटा। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 5 भी क्या है? बराबर है। बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि एंगल 3 और एंगल 5 का हम नाम क्या रखें। जिस प्रकार हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोला है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोला है, इस प्रकार एंगल 3 और एंगल 5 का क्या नाम रखें? तो अगर आप गौर से देखोगे तो इनका नाम जो है इनकी पोजीशन से ही डिफाइन होता है कि इनकी पोजीशन क्या है। आप एंगल 3 और एंगल 5 की पोजीशन को फाइंड आउट करो, तो आप बोलोगे कि एंगल 5 और एंगल 3 दोनों रेखाओं के बीच में है, भीतर। कहाँ पर है? भीतर। और भीतर को हम बोलते हैं आंतरिक हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो एंगल 3 और एंगल 5 इंटीरियर है। अगर आप गौर से देखोगे तो एंगल 5 के आगे क्या लिख रहा है? आप बोलोगे एंगल 2। तो एंगल 5 के आगे लिख रहा है एंगल 2। अगर मैं 2 को छोड़कर इसके साइड वाले के पास जाता हूं तब मुझे मिलता है एंगल 3, मतलब एक छोड़कर। तो आप बोलोगे बिल्कुल, एक छोड़कर। तो इसका नाम बनता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो एंगल 3 और एंगल 5 बराबर हैं, लेकिन ये कैसे बराबर हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल 3 और एंगल 5 किस प्रकार से क्या है? बराबर है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल अब हम उस स्ट्रक्चर में फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तो एंगल 3 और एंगल 5 तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी प्रकार हम और एंगल्स देखते हैं। देखिए एंगल 2 और एंगल 8 भी तो बराबर होंगे। आप बोलोगे कैसे? आप बताइए कि एंगल 4 और एंगल 2 बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप डायरेक्ट सोचने का प्रयास करो, क्योंकि ये दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे बिल्कुल। इसी प्रकार ये दोनों रेखा भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एंगल 8 और एंगल 6 बराबर होंगे। आप बोलोगे बिल्कुल। तो अगर मैं गौर से देखूं 4 और 8 बराबर हैं, आप बोलोगे बिल्कुल। 4 और 2 भी बराबर हैं, आप बोलोगे बिल्कुल। अगर 4 8 के बराबर है और 4 2 के बराबर है, तो 2 और 8 भी तो बराबर होंगे। आप बोलोगे समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि एंगल 2 बराबर है एंगल 8 के। तो ये भी आपके सामने किसका एग्जाम्पल है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का। तो आपने बोला बिल्कुल। अगर आप अब गौर से देख पा रहे हो तो इनके अलावा इंटीरियर में और कोई एंगल है ही नहीं क्योंकि एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8 ये 4 ही एंगल हैं जो दो रेखाओं के भीतर हैं। तो इसका मतलब ये 4 ही एंगल हैं जो इंटीरियर से संबंधित कॉन्सेप्ट को डिफाइन करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम आगे की तरफ चलते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप एक बात समझिए कि अब मैं दूसरी स्ट्रक्चर बना लेता हूं, नहीं तो ये काफी ज्यादा पजल्ड हो जाएगी। अब देखिए मैंने एक रेखा खींची है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन। तो आपने बोला बिल्कुल। और मैंने दूसरी रेखा खींची है यहां पर, और हम एक तीसरी रेखा खींच रहे हैं जो ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये इस प्रकार हमने एक तीसरी रेखा खींच दी। अब आप एक बात बताइए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? आपने बोला बिल्कुल। अगर ये एंगल थीटा है तो आप बोलोगे ये एंगल भी थीटा होगा।
और ये वाला एंगल अगर आप बता सकते हो तो आप बोलोगे ये वाला जो एंगल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा, पूरा एंगल कितना है 180, और 180 में से अगर मैंने थीटा घटा दिया तो आप बोलोगे 180 माइनस थीटा। तो इस प्रकार आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस प्रकार से 180 माइनस थीटा बैठा। अगर मैं इन आमने सामने के कोण जो भीतर भीतर हैं इनको दोनों को जोड़ूं तो ये कितने होंगे, तो आप बोलोगे थीटा प्लस 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू 180। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये आपको समझ में आ गया 180 कैसे आया, तो आपने बोला बिल्कुल। इसी प्रकार अब जैसे ये थीटा है, अब मैं बोल रहा हूँ ये भी थीटा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अगर मैं पूरा एंगल पूछूं आपसे तो लाइन पर बना एंगल आप इसको देखिए, ये जो जमा का निशान है तो आप बोलोगे 180। अगर 180 में से मैं थीटा घटा दूंगा तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 180 माइनस थीटा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता। अभी हमने ऊपर पढ़ा था एंगल 2 और एंगल 8 बराबर होते हैं ऊपर की स्ट्रक्चर में, आप बोलोगे बिल्कुल। अब इन दोनों एंगल्स को अगर मैं जोड़ूं थीटा प्लस 180 माइनस थीटा तो आप बोलोगे 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सामने दो पैरेलल लाइन है और उनको हम एक ट्रांसवर्सल लाइन से काटें तो भीतर के जो आमने सामने के एंगल होते हैं ये दोनों और ये दोनों, इनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 होता है। तो ये बात आपको आनी चाहिए। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये बात हमको समझ में आ गई है। अब हम थोड़ी सी बातें और समझते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए सर्कल से रिलेटेड। अब देखिए सर्कल से रिलेटेड हम बात समझते हैं कि सर्कल क्या होता है, ये बात तो आपको पता ही है। अब सर्कल का एरिया आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में सर्कल का एरिया आपने पढ़ा होगा कि आपके सामने कोई सर्कल है और ये है सेंटर। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर रेडियस आपको मिल जाए सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको ही हम रेडियस बोलते हैं। अगर आपको रेडियस मिल जाए तो आप सर्कल का एरिया बता सकते हो, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं आपसे पूछूं सरकमफ्रेंस तो आप बोलोगे ये होता 2 पाई आर। तो एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर। ये बात आपको आती है, तो आप बोलोगे बिल्कुल आती है। अब आप एक बात बताइए कि अगर मैं यहां से सेक्टर काटूं, सेक्टर का मतलब समझते हो आप, त्रिज्यखंड। जैसे मैं बोलूं कि आपके सामने ये सर्कल है कि मेरे पास ये सेंटर है और मैं यहां से ऐसे काट दूं पीस सा, तो आप बोलोगे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। यहाँ पे सेंटर मान लो O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो ये क्या है आपके सामने त्रिज्यखंड है कि नहीं, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है सेक्टर। तो ये जो आपके सामने एरिया है इसको आप क्या बोलोगे त्रिज्यखंड। लेकिन ये छोटा है, छोटा, तो इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, इंग्लिश में बोलेंगे माइनर सेक्टर, है कि नहीं, क्या बोलेंगे माइनर सेक्टर, या हिंदी में आप बोलोगे इसको लघु त्रिज्यखंड। तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसी प्रकार आप देख सकते हो कि ओ ए, अब यहां से मैं घूम कर जाऊं ये बड़े वाले से बी तक, तो ये वाला जो एरिया होगा ना मैं इसको अलग कलर से रंग देता हूं। जैसे ये वाला जो एरिया होगा, तो ये वाला जो एरिया होगा ये आपका त्रिज्यखंडी होगा, बट ये कैसा होगा दीर्घ, दीर्घ का मतलब मेजर, तो ये होगा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसको क्या बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहां से एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आने वाला है। आप एक बात बताइए कि जब आप यहां से घूमना स्टार्ट करते हो और घूमते 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 वापस यहीं आ जाते हो, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये यहां से हम घूमना स्टार्ट करते हैं और घूमते 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 वापस यहीं आ जाते हैं, तो आप बोलोगे कि ये मैं 300 डिग्री घूम गया। कितना घूम गया 300 डिग्री, क्योंकि एक सीधी लाइन जो होती है उस पर आप कितना घूमते हो 180, और अगर फिर से इधर से घूमोगे तो ये 180 फिर हो जाएगा, तो आप पूरा कितना घूमोगे, तो आप बोलोगे इन दोनों का सम होता है 360। तो आपने बोला बिल्कुल। अब एक बात बताइए आप
कि आप जो है 360 घूम गए, आप कितना घूम गए 360, तब एरिया कितना था सर्कल का? तो आप बोलोगे जब मैं 360 डिग्री घूमा तो उस समय पर एरिया जो था सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर था। अब मैं अगर आपसे पूछूं अगर आप 1 डिग्री घूमते तो एरिया कितना होता, तो आप बोलते पाई आर स्क्वायर बटे 360, है कि नहीं? अगर मैं बोलूं आपसे कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल है थीटा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है थीटा, ये एंगल कितना थीटा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप थीटा डिग्री अगर घूमते तो आप कितना बोलोगे? तो आप बोलोगे थीटा के मल्टीप्लाई इधर और थीटा की मल्टीप्लाई इधर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये जो आपके सामने आया फॉर्मूला यही है एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप एक बार समझने का प्रयास कीजिए, मैं एक बार रिपीट करता हूं कि आप जब पूरा 360 डिग्री घूमे तो एरिया कितना था 360, और जब आप थीटा घूमे तो एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो यही होता है आपका सेक्टर का एरिया, और सेक्टर को हम बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं हम इसको? त्रिज्य खंड। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप देख पा रहे हो डायग्राम को, तो थीटा हमने क्या लिया था, ये ओ ए ओ बी, तो मैं यहां लिख रहा हूं एंगल ए ओ बी मेरा क्या है थीटा है, तो ये थीटा है। अगर ए ओ बी थीटा है तो आप पूछोगे कि ये कितना होगा यहां से यहां तक, तो अभी हमने समझा कि ये पूरा 360 होता है, तो ये अगर थीटा है तो ये यहां से लेकर यहां तक कितना होगा 360 माइनस थीटा। तो अब यहां पर आप समझिए कि अगर आप थीटा घूमते हो तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर आप 360 माइनस थीटा घूमोगे तो एरिया कितना होगा। तो आपको बोलना है कि हमने ए ओ बी का एरिया निकाल लिया। आप बोलोगे क्या निकाला था अभी? तो अभी हमने ए ओ बी का एरिया निकाला था, ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया निकाला था हमने पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम मेजर सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं। मेजर सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं। तो उसको कैसे निकालोगे आप बोलोगे कि पूरे पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं माइनर सेक्टर का एरिया घटा दूं, माइनर सेक्टर का मतलब लघु त्रिज्य खंड का एरिया घटा दूं, तो मेरे सामने मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। आप एक बार डायग्राम देखिए कि आपके सामने जो ये सर्कल है, आपने ये एरिया निकाला AOB का, तो आपने निकाला AOB का, कितना आया था, ये त्रिभुज नहीं है, ये आपको समझनी है बात, ये त्रिभुज नहीं है, ये सेक्टर है ना? ये क्या है आपके सामने? सेक्टर। तो सेक्टर बोलो आप, त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज में क्या होता है ना, तीनों जो साइड्स होती है ना वो फ्लैट होती हैं, और यहाँ पर AB क्या है, आर्क है। तो आपने जो सेक्टर AOB का एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से, ये पूरा सर्कल का एरिया है ना आपके पास, अगर मैं AOB को हटा दूं तो आपके पास क्या बच जाएगा? आप बोलोगे A, और इस प्रकार घूमते घूमते वापस आ जाओगे यहाँ पर B तक, और फिर O तक पहुंच जाओगे, तो आप बोलोगे मेरे पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया। तो यही तो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है। तो आप बोलोगे ये बात हमको समझ में आ गई है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अब आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे सामने ये क्वेश्चन है, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे को स्पर्श करते हुए दो वृत्त जिनके केंद्र O1 और O2 हैं, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत के अंतर्गत है। अभी मैंने आपको समझाया कि आयत के अंदर अगर आप सर्कल बनाओगे ना तो ये चारों भुजा को टच नहीं करने वाला। तो आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इसमें जो चारों भुजा होती है ना वो बराबर नहीं होती। अगर आप स्क्वायर के भीतर बनाते हो सर्कल तो शायद वहां पर टच कर जाए, क्योंकि अगर आप बड़ा बनाते हो तो वहां पर टच कर जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल के भीतर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, चारों भुजा बराबर नहीं होती हैं। ये बात हमने डिटेल में समझ ली। अब आप देखिए आपके सामने AB जो है, AB आपके सामने AB है, एक साइड जो है आपके सामने है BC, ये BC आपके सामने, और आपके सामने एक साइड है CD। अब रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि AB बराबर होगा किसके? तो आप बोलोगे CD के, और AD बराबर होगा किसके? तो आप बोलोगे BC के। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आपको दे रखा है कि जो रेक्टेंगल की साइड है 9 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि 9 सेंटीमीटर वाली कौन सी है और 8 सेंटीमीटर वाली कौन सी है?
तो अब ये चीज एग्जाम वाले ने बताई नहीं है, तो इसका मतलब वो चेक करना चाह रहा है कि आप इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन को समझ सकते हो या नहीं। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, ये यहाँ से लेकर ये त्रिज्या है, तो आप बोलोगे O1P क्या है, ये त्रिज्या। इसी प्रकार O1 से ऊपर तक ये जो लाइन जा रही है यहाँ तक, यहाँ पर किसी पॉइंट पर टच कर रही है, ये भी त्रिज्या है। तो ये पूरा है डायामीटर, तो आप बोलोगे पूरा डायामीटर है। इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी क्या होगा, ये डायामीटर होगा। अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूं एक जो सेंटर से होकर के जाए, तो ये भी तो डायामीटर होगी, आप बोलोगे बिल्कुल। अब एक बात बताइए, ये डायामीटर जो है यहाँ पर, ये पूरा डायामीटर पूरी लेंथ के बराबर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल AD और ये डायामीटर ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि रेक्टेंगल बना हुआ है ना, 90 90 90 और यहाँ पर भी 90, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हमने अभी पढ़ा कि आमने सामने की भुजा जो होती हैं, साइड जो होती हैं, वो बराबर होती हैं, तो आपने बोला बिल्कुल आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब ये अगर मेरी 8 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी और ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। 8 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि डायमीटर तो बदलेगा नहीं ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर ये 8 है तो ये तो एक्स्ट्रा बच गई, एक्स्ट्रा, और अगर ये एक्स्ट्रा बच गई तो इसका मतलब ये वाली साइड बड़ी होगी और ये वाली जो साइड होगी ये छोटी होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। तो अब हम समझते हैं आगे की तरफ कि ये आपके सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिया है 9 सेंटीमीटर। ये बड़ी वाली साइड मैंने क्यों ली, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये वाली जो साइड है आपके सामने, ये है 8 सेंटीमीटर। तो ये है आपके सामने 8 सेंटीमीटर। अब आप एक बात बताइए, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड भी तो क्या होगी आपके सामने, 8 सेंटीमीटर होगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये भी आपके सामने 8 सेंटीमीटर होगी, ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। और अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो आप बोलोगे डायामीटर 8 सेंटीमीटर है। क्या 8 सेंटीमीटर डायामीटर, डायामीटर बोलते हैं व्यास को, आपको बता दिया है व्यास क्या होता है। तो आप बोलोगे कि त्रिज्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे व्यास की आधी 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि 4 सेंटीमीटर होगी। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, अब आप प्रश्न देखिए, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योगफल, मतलब हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और उन दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का क्या पूछा है, योगफल। तो अब हम समझते हैं कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को हम बड़ा कर लेते हैं जिससे हम इसको समझ पाए। आपको डेटा याद रखना है कि ए बी आपके सामने 9 सेंटीमीटर है और जो डायामीटर है वो 8 सेंटीमीटर है। अब आप इसको समझिए कि आपके सामने क्या क्या इंफॉर्मेशन है। आपको रेडियस कितनी दे रखी है, देखिए अब आपके सामने ए बी क्या है, आपके सामने ए बी 9 सेंटीमीटर है, आप बोलोगे बिल्कुल 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। और आपके सामने ये क्या है, 8 सेंटीमीटर है, और ये क्या है आपके सामने, तो आप बोलोगे 4 सेंटीमीटर है। तो ये आपके सामने कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो रेडियस आपके सामने 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो अगर आप बोलोगे कि इस एरिया का सर्कल, इस सर्कल का एरिया तो मैं निकाल सकता हूं, तो आप बोलोगे कैसे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा, पाई इंटू 16। अब मुद्दा है हमें इस वाले सर्कल का रेडियस निकालना। तो इस सर्कल के रेडियस में सपोज करो आर मान लेता हूं, तो आप बोलोगे मान लो आर, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर पर होगा, आप बिल्कुल सीधा खींचा है मैंने, ये थोड़ा सा टेढ़ा खींचा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल आर होगा। अब मुझे इस आर का क्या निकालना है, मान निकालना है। अब आप एक बात बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, तो आप बोलोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो भी तो रेडियस ही होगी, तो बिल्कुल रेडियस होगी, है कि नहीं, ये क्या होगी, बिल्कुल रेडियस होगी।
यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, रेडियस होगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये कितनी होगी, तो आप बोलोगे ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ये 4 सेंटीमीटर होगी। अब एक बात देखिए, ये कितना है, आप बोलोगे 90। ये कितना है, तो आप बोलोगे 90। अब ये बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको दिख ही रहा होगा, तो ये भी तो 90 होना चाहिए। या आपको ये बात पता ही है, ये बात बताई रखी है कि सेंटर से अगर आप इस वाली रेखा पर स्पर्शी पर या बोलो स्पर्शीय बिंदु को अगर आप सेंटर से मिलाते हो तो बीच का एंगल 90 बनता है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हो 90, 90 180 और 90 270, और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम होता है 360, तो ये भी 90 होगा। तो आपने बोला बिल्कुल। अगर यहाँ पर चारों एंगल 90 पर हैं तो ऐसा तो रेक्टेंगल में होता है या फिर स्क्वायर में होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर ही दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसमें कोई भी दो साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मैं सपोज करो इसे, अगर मैं देखूं तो ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो अब ये भुजा इसके बराबर होगी। अगर मैं इसे रेक्टेंगल भी मानूं तो आमने सामने की भुजा तो बराबर होंगी ना। तो आप बोल रहे हो बिल्कुल। तो भाई साहब ये तो एक स्क्वायर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब इसी प्रकार पी से लेके बी तक की जो लेंथ है वो क्या होगी, तो आप बोलोगे पी से लेके बी तक की जो लेंथ होगी ना, पी से लेके बी तक की जो लेंथ होगी, ये लेंथ जो होगी ये होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। आप बोलोगे कैसे, ये पूरी क्या है, आप बोलोगे 9 सेंटीमीटर। और ए से लेके पी तक की क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो पी से लेके बी तक की होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब इसी प्रकार हम छोटे वाले सर्कल के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि छोटा वाला सर्कल क्या है। तो आप देखिए, जो छोटा वाला सर्कल है, अगर आप इसको देख पा रहे हो, तो अगर आप इसे देख पा रहे हो, छोटे वाले सर्कल में O2 को अगर मैं मिलाऊं स्पर्शीय बिंदु से, तो ये कितना होगा, ये आप बोलोगे ये तो रेडियस है, आर है। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये रेडियस है। इसी प्रकार मैं यहाँ से सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाऊं तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे ये भी तो आर ही होगा। तो बिल्कुल ये भी आर होगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस है। अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो यहाँ पर भी ये आर होगा, यहाँ पर भी आर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप एक बात बताइए कि ये पूरी लेंथ आपके सामने क्या है, तो आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक क्या, 8 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हो कि इस पॉइंट पी से लेकर के इस वाली लाइन तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप बोलोगे पूरी 5 में से अगर मैं इस आर को घटा दूं तो ये होगी 5 माइनस आर। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये कितना होगा, ये होगा 5 माइनस आर। तो ये जो आपके सामने लेंथ होगी ये होगी 5 माइनस आर। ये बात आपको समझ में आ गई, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। इसी प्रकार आप बताइए कि अगर मैं यहाँ से लेंथ खींचूं इसके सेंटर तक, तो ये लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलोगे ये 90 डिग्री है, बिल्कुल। यहाँ पर 90 डिग्री है, बिल्कुल। और यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो अभी हमने समझा कि जो 90 डिग्री होता है एंगल, या तो वो रेक्टेंगल में होता है किन्हीं दो भुजाओं के बीच, या फिर वो स्क्वायर में होता है। तो आप बोलोगे बिल्कुल या तो स्क्वायर में या रेक्टेंगल में। अगर ये 5 माइनस आर है तो ये भी तो 5 माइनस आर होगी, क्योंकि ये स्क्वायर तो दिख नहीं रहा, तो ये रेक्टेंगल ही होगा। तो आपने बोला बिल्कुल। अब इसी प्रकार अगर ये आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, तो आप बोलोगे ये भी तो आर होगी ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप देखिए सेंटर से लेकर यहाँ तक की आर है, तो ये भी क्या होगी, आर होगी। तो आपने बोला ये आर होगी पूरी। कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि सेंटर से लेके इस वाले पॉइंट तक आर है, तो इसीलिए ये भी आर होगी। अब आप बता सकते हैं क्या कि ये लेंथ कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि पूरी लेंथ है मेरी 4 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 8 सेंटीमीटर। अगर मैं पूरी में से इस आर को घटा दूं तो ये वाली लेंथ आ जाएगी 4 माइनस आर। कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले लाइन तक, ये जो मेरे पास डिस्टेंस होगी, तो आप फोकस करना, ये होगी आपकी 4 माइनस आर। तो ये होगी 4 माइनस आर। अब आप देखिए कि इस वाले सेंटर से लेकर इस वाले सेंटर तक डिस्टेंस क्या होगी, तो आप बोलोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, तो ये पूरी होगी 4 प्लस आर। तो आप बोलोगे बिल्कुल कि ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस जो होगी ये होगी 4 प्लस आर, 4 प्लस आर। अगर आप देखोगे एक यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है और मुझे इसके तीनों साइड्स पता है,
तो मैं यहाँ से आर का मान नहीं निकाल सकता क्या? आप बोलोगे कैसे? तो पाइथागोरस थ्योरम से। आप बोलोगे ये बिल्कुल हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है? 4 प्लस आर। तो 4 प्लस आर का स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ पे ये वाली लेंथ है 4 माइनस आर, तो आप बोलोगे 4 माइनस आर के स्क्वायर के प्लस, आप बोलोगे ये कितनी है? 5 माइनस आर, तो 5 माइनस आर के स्क्वायर के। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ, ये जितना भी मटेरियल था। तो आप बोलोगे ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये लाइन आई तो आई कहाँ से। देखिए अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो आप बोलोगे क्या बचा? 16 प्लस आर स्क्वायर प्लस 8 आर बराबर, आप बोलोगे 16 प्लस आर स्क्वायर माइनस 8 आर, मैं होल स्क्वायर सिंपली खोल रहा हूँ, प्लस 25 प्लस आर स्क्वायर माइनस में 10 आर। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 16, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला आर स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, है कि नहीं? अब हमारे पास एक सिंपल सी समीकरण बच गई है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं कि 8 आर और ये माइनस 8 आर। अब इस 8 आर को मैं इधर ले आऊँगा तो कितना हो जाएगा? 16 8 आर, और 10 पहले से ये, तो ये हो जाएगा 26 आर। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो आपके सामने इक्वेशन कुछ इस प्रकार की बन जाएगी कि अगर आप गौर से देखोगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, तो आपके सामने आ जाएगा 20 माइनस में 26 आर, तो माइनस में 26 आर बराबर में 0। तो ये इक्वेशन कैसा है? ये बात आपको समझ में आ गई कि आपके सामने इक्वेशन आ गई है आर स्क्वायर माइनस में 26 आर प्लस में 25 इक्वल टू में 0। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये आपको समझनी है कि इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, द्विघातीय समीकरण को। तो आप बोलोगे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 25 आए और एडिशन आए 26, तो आप बोलोगे आर स्क्वायर 25 एकम 25 और 25 और 1 26, तो 25 प्लस 1 इंटू आर प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इसको आप सोल्व करोगे तो आप बोलोगे आर स्क्वायर माइनस 25 आर, माइनस की भीतर गुणा पीछे से आर की गुणा, और आगे से माइनस की पीछे से आर की, तो आर प्लस 25 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से आप आर कॉमन ले लोगे तो आर माइनस 25, माइनस कॉमन ले लोगे तो आर माइनस 25 बराबर में 0। अब यहाँ से आर माइनस 25 अगेन कॉमन आ जाएगा, तो अगेन कॉमन आ जाएगा अगर, तो क्या सिचुएशन बन जाएगी आपके सामने? ये सिचुएशन बन जाएगी आर माइनस 25 इंटू आर माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ से आर की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 आ गई और एक आगे 25। आप बोलोगे बिल्कुल। अगर आप गौर से देखोगे तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, तो आप बोलोगे 4 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए या 25? तो आप बोलोगे जब बड़े की ही 4 है तो छोटे की 25 कैसे हो जाएगी? तो 25 आपके सामने ये इनवैलिड वैल्यू है, आप 25 को वैलिड मत मान लेना, इनवैलिड। तो आप बोलोगे कि 1 जो होगी ये ही क्या होगी? वैलिड वैल्यू होगी। तो इस प्रकार मैंने छोटे वाले सर्कल की भी क्या निकाल ली? छोटे वाले सर्कल की भी रेडियस निकाल ली, 1 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइए, बड़े वाले सर्कल की जो एरिया था वो तो बहुत पहले निकाल रखा था, पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले की रेडियस निकालनी बाकी थी, तो एरिया भी निकल जाएगा। अब इसका एरिया क्या होगा? पाई 1 स्क्वायर बराबर पाई। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब इन दोनों का एडिशन पूछा था कि इसका और इसका, बड़े वाले सर्कल का एरिया और छोटे वाले सर्कल के एरिया का जोड़, तो ये कितना बैठेगा? 16 पाई प्लस पाई इक्वल टू 17 पाई। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये किस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। तब ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है क्या नहीं? बिल्कुल सिंपली हमने क्या करा, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा ली और आर की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 97। अब आपको डेटा याद रखना था, तो अब डेटा कैसे याद रखोगे? मैं दोबारा से आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि सिचुएशन किस प्रकार की थी। अब अगर आपको पीछे थोड़ी बहुत भी दिक्कत हुई हो तो एक बार यहाँ पर ध्यान दे लेना, आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं?
अब एक बात बताइए, आपको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी वो 9 दे रखी थी और ये वाली इन्फॉर्मेशन जो थी वो 8 दे रखी थी, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो एक बात बताइए, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी दे रखी थी, तो आप बोलोगे 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। और ये वाली लेंथ कितनी दे रखी थी, तो आप बोलोगे 8 सेंटीमीटर। तो ये आपको 9 सेंटीमीटर दे रखी थी, ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी थी, और ये बात आपको बताई दी थी कि ये कितनी आई थी, ये आई थी 4 सेंटीमीटर। तो ये बात आपको समझ में आ गई थी कि ये थी 4 सेंटीमीटर। है कि नहीं, ये 4 सेंटीमीटर कैसी थी, ये बात आपको समझ में आ गई थी, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब इसी प्रकार से आपको मैंने पी भी निकाल के बताया था, कितना था, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा 9 है, तो अगर आप 4 घटा दोगे तो आपके सामने पी भी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब आपको मैंने रेडियस निकाल कर दिखा दी, इसकी रेडियस कितनी आई थी, तो आप बोलोगे 1। तो ये रेडियस कितनी आई थी, 1। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये रेडियस आपके पास कितनी थी, ये थी 1, तो ये थी 1। अगर मैं आपसे पूछूं तो P से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि अगर मैं पूरी 5 में से ये 1 सेंटीमीटर हटा दूं तो ये आ जाएगी आपके सामने 4 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे बिल्कुल, ये आ जाएगी आपके सामने 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब रेडियस 1 है तो ये भी तो 1 होगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल। और पूरी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये 1 माइनस कर दूंगा तो O1 से लेकर अगर सपोज ये पॉइंट T है तो आप बोलोगे 3 सेंटीमीटर। अब ये 4 है, ये 3 है, तो ये पूरी साइड 5 हो जाएगी, ट्रिपलेट, क्योंकि ये तो 90 है। या आप समझ सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो 4 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैंने 1 सेंटीमीटर निकाल ली, तो 4 और 1 5। तो अगर आप क्वेश्चन को तरीके से सोल्व करते हो तो चारों तरफ से क्वेश्चन होता है, तो ये 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमसे पूछा है यहाँ पर थीटा के बारे में। अगर कभी भी आपसे थीटा से संबंधित वैल्यू पूछने को आ जाए और वो कुछ इस प्रकार इनइक्वालिटी में दे, कुछ इस प्रकार किस में दे, इनइक्वालिटी में, तो आपको सिंपली tan का यूज करना हमेशा। तो आप बोलोगे हमेशा क्यों, क्योंकि जो tan होता है ना, हम उसमें इजीली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बोलो कैसे, तो आप जानते हो कि tan 0 की वैल्यू होती है 0, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1/√3, बिल्कुल, है कि नहीं। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे √3, और tan 90 की होती है अनडिफाइन, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये होती है अनडिफाइन, इसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो आप एक बात बताइए, tan 0 की वैल्यू 0 है, तो अब उससे बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, और फिर और बड़ी हो गई, फिर अनंत हो गई। मतलब आप अगर देखोगे तो tan की जो वैल्यू होती है ना, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो हम यहाँ से इजीली एंगल्स के बारे में पता कर सकते हैं जब इनइक्वालिटी की फॉर्म में दी हो आपको एंगल की इंफॉर्मेशन। अगर मैं पूछूं इस ट्राइंगल में आप थीटा, tan थीटा निकालिए, तो आप बोलोगे tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, तो आप बोलोगे थीटा के सामने परपेंडिकुलर है 4। ये मैंने कल आपको बताई थी कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनिस कैसे पहचानते हैं। और बेस कितना है आपके सामने, 3 है। अगर आप इसे काटोगे तो आप बोलोगे कि 3 एकम 3, और 3 बच जाएगा, फिर 3, फिर 3, फिर 3, और इसी प्रकार ये बढ़ता चला जाएगा। मतलब अप्रोक्सीमेट अगर हम करें तो 1.34 जो होगी tan थीटा की वैल्यू होगी। अगर आपसे पूछें कि देखिए हमारा जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर आप देख रहे हो तो हमारी tan थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, मतलब थीटा की वैल्यू 45 से ज़्यादा होगी, क्योंकि 45 पे तो 1 आती है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 से छोटा दे रखा है यहाँ पर, है कि नहीं, ये ऑप्शन गलत। और यहाँ पर 45 से छोटा दे रखा, मतलब मेरी वैल्यू 45 से बड़ी होगी। और अगर आप गौर से देखोगे 60 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे 1.732, 1.732, तो ये होती है tan 60 की वैल्यू। तो ये इससे छोटी आ रही है, तो इसका मतलब मेरा जो थीटा है वो 60 से छोटा होगा। तो 1.3 जो है ये 45 और 60 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो होगी वो 45 और 60 के बीच में होगी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो अब ये आपके सामने है प्रश्न, जो मैंने आपको पूरी कथा बताई थी वो इससे रिलेटेड बताई थी कि मैंने आपको ट्रेपेजियम पढ़ाया था। आप बोलोगे ट्रेपेजियम तो आया ही नहीं, फिर मैंने आपको सेक्टर के बारे में समझाया था, तो वो सारा मटेरियल इस वाले प्रश्न में है। तो अब आपको इसको समझना बढ़िया तरीके से। 98% कि आपको छाया रंजित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना। तो छाया रंजित माने शैडो वाला, जहां पर क्या हो रहा है, शेडिंग कर रखी है इन्होंने। तो अब मैं इसका एरिया कैसे निकालूं, तो आप समझिए। तो आपको इन्फॉर्मेशन तो पता है ना कि ए बी आपको दे रखा है 9, है क्या नहीं, एडी आपको 8 दे रखा है। इस वाले सर्कल की जो रेडियस थी वो 4 थी, इस वाले सर्कल की रेडियस 1 थी। तो ये वाली सारी बात मैंने आपको बता रखी है। तो आप बोलोगे बिल्कुल बता रखी है। देखिए इस डायग्राम को मैं बड़े करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ। तो इसको थोड़ा सा छोटा, और यहाँ पर ये आ गया। तो हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए आपको ए बी कितनी दे रखी है, 9, है कि नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप बहुत जल्दी से सोल्व कर लेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाने पर फोकस किया है। तो ये आपके सामने 9 सेंटीमीटर है, और मैंने आपको ये बताया था AP 4 है, ये क्वेश्चन वाले ने गिवन है, वैसे ये गिवन चीजें हैं, है कि नहीं। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से ये इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की कितना है, तो आप बोलोगे ये तो इसकी रेडियस है ना, ये रेडियस है। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये तो रेडियस है, तो ये 1 सेंटीमीटर है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना है P से लेकर, तो आप बोलोगे P से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी कितनी होगी, ये पूरा 5 था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1 है तो ये 4 होगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये 4 सेंटीमीटर होगी। तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये 4 सेंटीमीटर होगी, है कि नहीं। ये कितना होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा। तो आप बोले बिल्कुल समझ में आ गया, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। अब आपसे मैं पूछूं कि ये एक स्ट्रक्चर गौर से देखो कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है या नहीं है। आप बोलोगे कैसे, तो मैंने अभी आपको बताया था, दो पैरेलल लाइन जो होती है ना, अगर उन्हें कोई इंटरसेक्ट करे तो इन दोनों एंगल्स का सम होता है 180। अगर आप देखोगे यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है, तो इन दोनों का सम कितना है, तो आप बोलोगे 180, 180। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब इस लाइन की जो लेंथ, ये जो लाइन है, इसकी जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है, वो कितनी दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर है, ये मैंने निकाला। और ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो आप बता नहीं सकते कि ये ट्रिपेजियम है। तो आप बोलो कौन है ट्रिपेजियम, तो आप बोलो PO1 O2, और इस पॉइंट का आप नाम कुछ भी ले लो, आप U बोल सकते हो इसे, U। तो PO1 O2 U एक क्या है, ट्रिपेजियम है। और इस ट्रिपेजियम का आप एरिया निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे बिल्कुल एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या होगा, तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि ट्रिपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का सम। क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का सम। तो समांतर भुजा ये दोनों है, तो इनका सम कितना है, तो आप बोलोगे 4 और 1 5, 4 और 1 5। और बीच में ये हाइट कितनी है, तो अब आप बोलिए हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे कैसे, कि P से लेके B तक तो है 5 और U से लेके B तक है 1, तो ये कितनी होगी 4। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो ये आपका ट्रिपेजियम का एरिया आ गया। तो कितना एरिया आ गया, 4 और 1 5, 5 × 4, तो 5 चौका हो जाएगा 20, और अपॉन में 2 है तो ये आ जाएगा 10। तो 10 एरिया आ गया आपका ट्रिपेजियम का। तो आप बोलोगे बिल्कुल 10 आ गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर आ गया आपका 10। तो ये आ गया ट्रिपेजियम का एरिया। तो ये आपको संभाल के रखना। अगर मैं इस पूरे ट्रिपेजियम के एरिया में से अगर ये वाला सेक्टर आपको दिख रहा है, ये वाला सेक्टर, तो आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है, इस वाले सेक्टर का एरिया और इस वाले सेक्टर का एरिया हटा दूं तो आपके सामने ये वाला आ जाएगा। तो आप बोलोगे कैसे, तो एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि O1 P, और यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके सामने क्या है, एक सेक्टर। और ये वाला एरिया अगर मैं हटा दूं, इसी प्रकार ये वाला जो छोटे वाले सर्कल का सेक्टर है इस वाले को हटा दूं, तो आपके सामने ये वाला ही तो बच जाएगा। आप बोलो कैसे, कि पूरा तो है ये आपके सामने ट्रिपेजियम, इसमें से मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो आपके सामने ये शैडो वाला एरिया बच जाएगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई बात।
तो आप आगे देखिए कि इन दोनों का एरिया निकाल कैसे सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है ना, तो आप बोलोगे पाई, अभी मैंने बताया था आपको पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये होता है आपका सेक्टर का एरिया। तो आप बोलोगे बिल्कुल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहाँ पर एंगल तो आपको थीटा दे रखा है, अब मुद्दा इस बात का है कि ये वाला एंगल आपको दिया नहीं है, तो ये वाला एंगल भी आपको गिवन है। आप बोलोगे कैसे कि अगर ये थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और ये वाला थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा, तो ये थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल थीटा और 180 माइनस थीटा, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब आप इजीली इस वाले का भी निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे इसका कैसे निकलेगा, तो आप समझिए। तो देखिए पाई आर स्क्वायर 180 माइनस थीटा अपॉन 360, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब इसमें आर का मान क्या है, तो ये था इस वाले एरिया का इस वाले सेक्टर का एरिया, और ये है इस वाले सेक्टर का एरिया। तो यहाँ पर आर का मान 4 है और यहाँ पर आर का मान 1 है, क्योंकि इस सर्कल में आर का मान 1 है और इस सर्कल में आर का मान 4 है। तो हम इसको बेसिक से बिल्कुल सिंपली सोल्व करते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल बेसिक से हम ये बिल्कुल, अब बात जो रह गई है 8वीं क्लास की रह गई है, अगर आप समझ पा रहे हो तो अब जोड़ घटाना है बस। तो आप बोलिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, अब मैं यहाँ R1 बोल देता हूँ, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आप बोलोगे जोड़ क्यों रहे हो, तो मैं इन दोनों को जोड़ कर निकालूंगा, तो इसका प्लस इसका आ जाएगा और पूरे में से मैं घटा दूंगा तो ये दोनों गायब हो जाएंगे एक साथ। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो पाई R2 स्क्वायर, और यहाँ पर एंगल जो है ना, अब यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ पर है 180 माइनस थीटा, तो ये बात आपको डालनी है दिमाग में। तो आप बोलोगे बिल्कुल, और अपॉन में 360, तो ये बात आपको समझ में आ गई। R1 का मान कितना 4, तो आप R1 की जगह 4 रख सकते हो और R2 की जगह 1 रख सकते हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो मैं यहाँ से R1 की जगह अगर हटा दूँ R1 को, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, 4 का वर्ग 16, तो 16, और यहाँ पर थीटा था, तो आप बोलोगे बिल्कुल। इसी प्रकार यहाँ से मैं अगर R2 हटा दूँ तो यहाँ पर R2 की जगह लिख दूंगा 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर R2 का मान 1 है ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसको सोल्व कर लो कि 360 अपॉन में है, तो 360 तो आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर क्या बचेगा 16 पाई थीटा माइनस प्लस, और पाई की भीतर मल्टीप्लाई करोगे तो 180 पाई और माइनस में पाई थीटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल। 16 पाई थीटा में से पाई थीटा गया, तो आप बोलोगे 15 पाई थीटा प्लस में 180 पाई अपॉन में 360। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुकी है बेहतरीन तरीके से, है कि नहीं। तो ये बात मैंने किस प्रकार लिखी, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप एक बार देखिए कि आपको आंसर किस प्रकार से दे रखा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये आपके सामने आंसर है ना, यहाँ पर ऑप्शन ए को देखिए, तो अगर आप गौर से देखोगे ऑप्शन ए को, तो यहाँ पर बटे में 24 है, यहाँ पर भी बटे में 24 है, यहाँ पर भी अपॉन में 24 है, और यहाँ पर भी अपॉन में 24 है। तो मुझे बटे में 24 बनाना है। इन्होंने बड़ी ही चालाकी से हमको आंसर दे रखे हैं, है कि नहीं। तो आपको बटे में क्या बनाना, 24। तो आपने बोला बिल्कुल, तो हम 24 बना लेंगे। तो हम क्या बना लेंगे बटे में 24। तो ये आपके सामने इक्वेशन है, और यहाँ पर अब 24 बनाइए। किस प्रकार बनाओगे कि आपके सामने 15 पाई अपॉन थीटा है प्लस 180 पाई अपॉन 360 है। अगर मैं आपसे देखूं 15 से जब मैं 360 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, तो आप बोलोगे 15 दूनी 30, बचेगा 6 और 15 चौका 60, तो ये 24 बार कट जाएगा, 24 बन जाएगा। तो इसका मतलब 15 यहाँ से और 15 यहाँ से मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो आप बोलोगे बिल्कुल कॉमन ले सकते हो, तो मैंने 15 क्या ले लिया कॉमन, तो भीतर बचा पाई थीटा प्लस। अब 180 का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि 180 का मतलब होता क्या है। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणा 12। 15 के जब 12 में गुणा करते हैं तो 180 आता है। ये बात आप याद कर लो डायरेक्ट, क्योंकि इस आंकड़े का बहुत ज़्यादा क्या होगा उपयोग होगा, कि 180 का मतलब होता है
15 गुणा 12। तो ये बात आप याद कर लो। तो आपने बोला बिल्कुल ये बात हम समझ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ से 15 को क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो भीतर 12 बचेगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल। और अपॉन में क्या है 360, और 15 से 360 कितनी बार कटा, 24 टाइम। तो आप बोलोगे ये बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार हमारे सामने इक्वेशन जो बनकर आएगी नहीं, वो कुछ इस प्रकार की होगी। तो ये इस प्रकार का कुछ हमारे सामने आ जाएगा। अब ये क्या आया, ये इस वाले सेक्टर और इस वाले सेक्टर के एरिया का सम आया, जोड़। अब पूरे ट्रेपेजियम का एरिया तो मैं बहुत पहले निकाल कर बैठा हूं 10, और इन दोनों का सम आ गया मेरे सामने ये। अगर मैं पूरे ट्रेपेजियम में से ये वाला सेक्टर हटा दूं, ये वाला सेक्टर हटा दूं, तो आप बोलोगे मजा आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये शैडो वाला एरिया आ जाएगा। तो ये वाली चीज हमको समझनी है। तो मैं सब मिटा देता हूं यहां से, क्योंकि जिस चीज का हमें इंतजार था अब वो थोड़ी ही दूरी पर है। तो अब देखिए 10 आपके सामने ट्रेपेजियम का एरिया है, और पाई थीटा प्लस 12 पाई अपॉन में 24 है कि नहीं। अब ये 10 में से मैंने दोनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर दिया। अब आप क्या ले सकते हो एलसीएम, तो आ जाएगा 240 माइनस पाई थीटा माइनस 12 पाई अपॉन में 24। तो ये आपके सामने कुछ निकल करके आ गया है। तो अब आप आंसर मैच कीजिए, आपका कौन सा आंसर है। तो देखिए ये वाला आंसर जो है शायद ये मैच है ना, यही तो है ना मैच। क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको। ये ऑप्शन डी क्या हो गया आपका, मैच हो गया कि 240 माइनस 12 पाई माइनस पाई थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 24। तो ये कुछ इस प्रकार का आपके सामने आंसर आ गया है। तो देखिए ये आपके सामने क्या आंसर आ गया है, 240 माइनस पाई थीटा, तो ये रहा माइनस पाई थीटा माइनस 12 पाई, ये रहा माइनस 12 पाई अपॉन 24 अपॉन 24। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी हो चुका है। मैंने आपको दिखा दिया कि ऑप्शन डी किस प्रकार है। तो ये आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने तीनों क्वेश्चन को सोल्व कर लिया काफ़ी डिटेल में, इसके पीछे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े और फिर हमने क्वेश्चन सोल्व किया। इसी प्रकार ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू। और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।